Hello friends, welcome in my YouTube channel RV Success. Friends, today we are going to discuss about the chapter 3 of economics, money and credit of class 10th. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे about the role of the money and credit in the life of the individual and in the development of the nation. Friends, अगर मनी की बात की जाए तो मनी कितना इम्पोर्टेंट है ये आप और हम अच्छी तरह समझते हैं। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, कुछ भी चीज़ खरीदनी हो तो हम सब किस में प्रेफर करते हैं? ओनली इन मनी। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक शू मैन्युफैक्चरर है और वो शूज़ बनाता है, लेकिन उसके घर में केवल शूज़ की नीड नहीं होगी बल्कि उसके घर में वीट, वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ों की भी नीड होगी। अब मान लीजिए उसे वीट की ज़रूरत है, वो गेहूँ खरीदेगा, उसे पिसवा करके अपने घर के लिए आटा तैयार करवाएगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा? अपने शूज़ को लेकर के मार्केट में जाएगा। मार्केट में उन शूज़ को वो सेल आउट करेगा, उसके बदले उसको कुछ मनी मिलेगा। फिर वो मार्केट में दोबारा जा कर के जहाँ वीट का शॉप होगा वहाँ से वीट खरीद करके लेकर आएगा और अपने घर वालों का और अपना पेट भरेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी हो जाता है ट्रांजैक्शन जब हमारे पास मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कि मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, फिर क्या होता? फिर जो शू मैन्युफैक्चरर है और वो शूज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है और उसे चाहिए क्या? वीट। तो ऐसे में वो एक ऐसे किसान को ढूंढेगा जिसको वीट बेचना हो और बदले में जो शूज़ लेने के लिए तैयार हो। और ये वाकई एक बहुत टफ टास्क था। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस मिलना कि भाई जो वीट दे रहा है उसी को शूज़ की ज़रूरत हो और जो शूज़ बेच रहा है उसी को वीट की ज़रूरत हो, ये कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और इस तरह के सिस्टम को जहाँ पर कि गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है कहा जाता है बार्टर सिस्टम। तो यहाँ हमारे पास टू टर्म्स आए, बार्टर सिस्टम एज वेल एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और इसी के साथ हमने समझा कि किस तरह से मनी वर्क करता है एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर उस शू मैन्युफैक्चरर के पास मनी है तो वो मनी के बदले वीट, वेजिटेबल्स, ऑयल या जो भी उसकी नीड है वो उसको पूरी कर सकता है। इसी तरह से जो किसान है वो भी मनी के बदले शूज़ या कोई और चीज़ खरीद सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है। फ्रेंड्स, मनी बोलते ही आप जो इमेजिन करते हैं वो है आपकी कंट्री की करेंसी। तो अब हम देखेंगे कि जो मॉडर्न फॉर्म है करेंसी का, ये किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि बहुत पहले तो केवल गुड्स को ही हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना ज़रूरी होता था, तभी हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो पाता था। समय के साथ जब मनी की नीड को महसूस किया गया कि कोई और मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति इजीली हो जाए, तो ऐसे में कुछ मेटल करेंसी सामने आई, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स एट्सेट्रा। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी की तो यहाँ हमें दिखाई देते हैं हमारे कॉइन्स और पेपर नोट्स। फ्रेंड्स, पहले की तरह अब ग्रेन्स या कोई अदर मटेरियल को हम एक्सचेंज नहीं करते, ना ही अब गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के कॉइन्स चलते हैं। अब हमारे यहाँ चलती है पेपर करेंसी एज वेल एज कॉइन्स। फ्रेंड्स, ये पेपर करेंसी जो है इसका यूज़ केवल और केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ही किया जा सकता है, इसका अपना खुद का कोई यूज़ नहीं होता। वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स हियर। जब अभी हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय जिस करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया था वो थे 500 एंड 1000 के नोट्स। तो फ्रेंड्स, डिमोनेटाइज होने के बाद उस करेंसी का, उन नोट्स का कोई भी वैल्यू नहीं रह गया, तो सब बेकार हो गए। तो इसका मतलब पेपर नोट्स की वैल्यू तब तक ही है जब तक कि उसे इकोनॉमी में करेंसी का दर्जा प्राप्त है। अगर उसे करेंसी का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसे डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, तो उसका अपने आप में कोई मोल नहीं होता। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है ये नोट्स बनते कहाँ हैं? तो इन नोट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई बनाता है, इट मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट्स नहीं हैं, ये पावर नहीं है कि वो करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सके। इतना ही नहीं,
कोई भी इंसान जब ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो मनी को यानी इंडियन रुपीज़ को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मना नहीं कर सकता। इसका मतलब कि वो आपसे मनी लेने से मना नहीं कर सकता कि नहीं हमें ये आपके नोट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, ऐसा करके वो नहीं कह सकता। उसको मनी में ही ट्रांजैक्शन करना होगा। फ्रेंड्स, बात हो मनी की और बात ना हो बैंक्स की, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, डिपॉजिट्स विद बैंक। फ्रेंड्स, अगर किसी को सैलरी मिलती है तो वो पूरा का पूरा सैलरी अपना एक दिन में खर्च नहीं करता, तो बचा हुआ अमाउंट वो बैंक में रखना पसंद करते हैं। एक्चुअली बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी के मनी को सेव करके रखता है और इसके बदले में उसे इंटरेस्ट देता है। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इंटरेस्ट के अलावा बैंक और भी तरह की सुविधाएं देता है जिसको अभी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जब मनी डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक हमें एक अकाउंट नंबर देता है और उस अकाउंट के बिहाफ पर हम अपने मनी के ट्रांजैक्शंस उस बैंक से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो वो बैंक का नहीं हो जाता। हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स ऑन डिमांड हम उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स वाई आपका जमा किया गया पैसा क्या कहलाता है? डिमांड डिपॉजिट्स। फ्रेंड्स, ये डिमांड डिपॉजिट्स इट मीन्स वो जमा किया हुआ पैसा जो हमारी डिमांड पर हम विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट हमें एक अलग तरह की फैसिलिटी देता है, वो है चेक फैसिलिटी। अब चेक क्या होता है? फ्रेंड्स, एक चेक वो पेपर इंस्ट्रक्शन है जो कि हम बैंक को देते हैं कि इस इंसान को इतना अमाउंट आप पे कर दीजिए, और इसलिए हम उस चेक पर उस इंसान का नाम लिख देते हैं और उस अमाउंट को लिख देते हैं और नीचे साइन करते हैं, जिससे कि जिसके नाम पर वो चेक बनाया गया है और जितना अमाउंट लिखा है वो चेक के अकॉर्डिंग आपके बैंक से डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाल के उस इंसान को दे दिया जाएगा या वो उसके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जैसा भी इंस्ट्रक्शन आप उसको देंगे। तो फ्रेंड्स, ये होता है चेक फैसिलिटी ऑन डिमांड डिपॉजिट्स। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।